हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हमें होप इज़ द थिंग विद फेदर्स पोएम को पढ़ना है। ये एमिली डिकिंसन की लिखी हुई पोएम है। एमिली डिकिंसन अमेरिकन पोइट थी और लगभग उन्होंने 1800 पोएम्स लिखी, जिसमें से सिर्फ 10 उनके लाइफ टाइम जब वो जीवित थी तब छपी। सी लिव्ड ऑलमोस्ट 55 ईयर्स 1830 से 1886 के बीच में। और उनकी डेथ के बाद जब उनकी पोइट्री छपी, सो सी बिकेम मोर फेमस आफ्टर हर डेथ। उनकी पोइट्री में नेचर, लव, फ्रेंडशिप और वो हेल्थ इशू से काफ़ी कुछ जूझती रही। उन्हें एक रिक्लूसिव पोइट भी कहा जाता है, मतलब वो घर में ज़्यादा समय बिताया, वो सोशल इवेंट सिचुएशन से काफ़ी दूर रहा करती थी। और हेल्थ इशूज़ की वजह से उनकी पोइट्री में डेथ एंड आफ्टर डेथ की बातें भी हैं। रिलीजियस इश्यूज़ को भी वो टच करती हैं। उनकी लाइफ के रियल लाइफ इवेंट्स उनकी पोइट्री में झलकते हैं। जैसे अब उनकी उनकी माँ की डेथ हुई, उनके अंकल की, और हर कज़िन आल्सो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली द डेथ ऑफ अ 8-year-old नेफ्यू। तो वो सब शी वाज शॉक्ड बाय ऑल दीज इवेंट्स। तो चलिए, ये पोएम काफ़ी फेमस है और ये 1890 में छपी थी। होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स। इस टाइटल का मीनिंग ये है कि होप का मतलब आशा, उम्मीद, और होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स का मतलब फेदर्स मतलब पंख होते हैं, पंख बर्ड के होते हैं। तो पोएट ये कहना चाहती हैं कि आशा एक पंखों वाली जैसी चीज़ है, मतलब एक पक्षी की तरह है, लाइक अ बर्ड। तो इसलिए अगर आपको इस पोएम को ठीक से समझना है तो आपको इसके लिटरल मीनिंग के अलावा, मतलब जो वर्ड के जो मीनिंग्स निकलते हैं उसके अलावा आपको इसके अंदर डीप मीनिंग्स ढूंढने पड़ेंगे। क्या डिफरेंट मीनिंग्स इसमें निकल के आते हैं। ये पोइट्री एक अच्छा एक प्रकार से आपके लिए प्रैक्टिस भी आपको देगी कि किस प्रकार से हम पोइट्री को पढ़कर लाइन के कितने कितने भाव निकाल सकते हैं, कितने कितने डिफरेंट मीनिंग्स हम निकाल सकते हैं। वो सब मैं आपको यहाँ पे इसको समझाते समय आपको करके दिखाऊंगा। आशा या उम्मीद। कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। जब तक उम्मीद है तब तक जीवन है। और जब हम सबसे ज़्यादा मुश्किल की घड़ी में होते हैं, सब ज़्यादा परेशान होते हैं, सब ज़्यादा हम हालात में फंसे होते हैं, तो आशा ही एक चीज़ ऐसी जो होती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। एक उम्मीद की किरण बाकी रहती है। अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि हमारी चाहे जो भी एज हो, हमारा जो मन होता है, ठीक है, वो हमारा नहीं छोड़ता हमको। हमारी जो सोच होती है ना, कहते हैं ना कि मतलब शरीर बूढ़ा हो गया पर मन तो जवान है, मन बच्चे जैसा है। और सच कहें तो हमारे सबसे अच्छे दोस्तों में हमारे आंसू होते हैं, है ना। जब भी ज़रूरत पड़े, ना भी ज़रूरत पड़े, हमेशा हाजिर हो जाते हैं। तो ऐसे आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि कौन सी चीज़ें हमारे जीवन की बहुत ही रिलायबल होती है, जिन पे हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो मैंने इसे समझने की कोशिश की और हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो विश होती है, मतलब हमारी जो इच्छाएं होती हैं, काश ऐसा हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि होप जो है, मतलब हम होप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ माई वे कि विश फॉर आ पॉसिबिलिटी और अ चांस, आप कह सकते हो, एंड ऑल दिस टू बिकम ट्रू और हैपनिंग। ठीक है। तो एक प्रकार से हमारी कोई विश होती है जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, वही हमारी उम्मीद होती है। और अगर इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ग्रेटर होप। ठीक है ना, इस प्रकार से। और अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई अब ये होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता, तो हम उसे कन्विक्शन कह देते हैं, यानी हमारा विश्वास बन जाता है कि ऐसा होगा ही होगा। ठीक है ना। और जब होप जो है फुलफिल हो जाती है, फुलफिल मतलब फुलफिल्ड, पूरी हो गई, तो हम इसे नाम दे देते हैं सक्सेस का। समझे कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आपका मूड बन गया होगा पोएम को हम कैसे समझना है। और ये हो गई आपकी आशा। हिंदी मेरी थोड़ी सी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाती है, बोलता तो मैं बहुत अच्छा हूँ। और उम्मीद, आशा और उम्मीद की किरण हमें उस अंधेरे में जिसमें हम फंसे होते हैं उसमें से निकालता है। अंधेरा कोई परेशानी, कोई मुसीबत, बिगड़े हालात, कुछ भी हो सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी राइम स्कीम निकालते हैं। देखिए, फेदर्स आप इसको ए दे दीजिए, सोल इसको आप बी दे दीजिए। वर्ड्स को फेदर्स से मैच करते हुए हम इसको ए लिख सकते हैं, और सोल को ऑल से मैच करते हुए हम इसे बी लिख सकते हैं। जो एमिली डिकिंसन थी वो अपनी पोइट्री में ये काफ़ी यूज किया करती थी, जो आप देख रहे हैं। डिफरेंट पॉजेज हैं, डैसेस का इस्तेमाल, और इस तरह से आगे की भी राइम मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत ही मतलब फ्री वर्ड्स में भी लिखना पसंद करती थी। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि हम लाइन को ए मान लें तो सी को बी मान लें, तो एक्सट्रीमिटी जो है कहीं पे भी मैच नहीं करता, तो हमें इसे सी लिखना पड़ेगा। और मी जो है वो सी से मैच करता, तो बी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो राइम स्कीम हो गई वो होगी ए बी सी बी। और बाकी में जो राइम स्कीम है वो है ए, और स्टॉम मतलब बी, और बर्ड का मतलब हॉर्ट से मतलब ए, और बी। इस प्रकार से ए बी आप कह सकते हो, जनरली इसकी राइम स्कीम है। तो चलिए सब कुछ मिटाते हैं और पोइट्री को समझने की कोशिश करते हैं। होप इज द थिंग विथ फेदर्स। थिंग का मतलब चीज, मतलब ये होप। फेदर्स का मतलब होता है पंख, यानी कि बर्ड।
पोएट ने यहाँ पे बर्ड शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन वो यहाँ पर ये कहना चाहती हैं कि वो होप जो है एक बर्ड की तरह है। दैट परचेस, दैट का मतलब होता है ये होप, परचेस का मतलब होता है कम्स एंड सिट्स इन द सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, आत्मा का मतलब हो गया हमारा मन, मन का मतलब ये हो गया डीप इनसाइड आवर हार्ट, एंड सिंग्स और गाती है, द ट्यून, ट्यून का मतलब जिस लय में वो गाती है, जिस मेलोडी में गाती है, विदाउट द वर्ड्स, उसमें शब्द नहीं होते। अगर देखा जाए तो बर्ड जब सिंग करती है तो उसमें वर्ड्स कहाँ होते हैं, बस हमें एक ट्यून मिलती है, एक टोन मिलती है, और हम उसी ट्यून से हम पक्षी को पहचानते हैं, कोयल है, ये वो कौवा है या तोता है। तो होप एक बर्ड की तरह है जो हमेशा गाती रहती है, शब्द नहीं होते उसमें, बस ट्यून होती है, एंड नेवर स्टॉप्स, और कभी उसका गीत रुकता नहीं है, एट ऑल, कभी भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, एट ऑल मतलब थोड़ा सा भी नहीं। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम सिर्फ इसका लिटरल मीनिंग लें तो सिर्फ इतना निकलता है कि होप इज़ लाइक अ लिटिल बर्ड विथ फेदर्स, इट सिट्स इनसाइड आवर सोल, मतलब हार्ट एंड माइंड। दिस बर्ड ऑफ होप सिंग्स अ स्वीट ट्यून बट विदाउट यूजिंग वर्ड्स, इट नेवर स्टॉप सिंगिंग नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे जो भी हो इसका गीत रुकता नहीं है। लेकिन हमें इससे ये पूरा का पूरा जो स्टैंजा है ठीक से समझ में नहीं आएगा, हमें इसके डीपर मीनिंग्स में घुसना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एक कंपैरिजन देखने को मिल रहा है, मतलब होप का कंपैरिजन जो है वो बर्ड से देखने को मिल रहा है। इसे हम कहते हैं मेटाफॉर, ठीक है, जिसे हम रूपक अलंकार हिंदी में कहते हैं। यानी आशा या उम्मीद एक उस पंख वाले पक्षी की तरह है जो आकर हमारे सोल में बैठती है। सोल का मतलब होता है कि कम्स एंड क्वाइटली सिट्स इन आवर हार्ट्स, हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारी सोच में, हमारी फीलिंग्स में। मतलब ये जो होप है, इट इज़ अ मैटर ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, एंड सिंग्स द ट्यून। तो जैसे पक्षी गाता रहता है, कभी नहीं रुकता, चाहे आंधी हो, तूफान हो, तो भी वो गाते ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि पक्षी जिस प्रकार से हमेशा गाता रहता है, उसी प्रकार से आशा भी हमारे मन में, हमारे सोल में, सोल क्या होता है, हमारे गुड थॉट्स हमारे सोल होते हैं, तो हमारे मन में भीतर अंदर अंतर मन में जाके हमेशा रहती है। मतलब सिंग्स द ट्यून नेवर स्टॉप्स का मतलब आशा भी पक्षी के उस गीत की तरह से है, जैसे गीत उसका हमेशा चलता रहता है जब तक वो जीवित रहता है पक्षी, बर्ड, उसी प्रकार से आशा हमेशा हमारे मन में रहती है, हमेशा हमारा साथ देती है। इट नेवर लीव्स अस, कभी हमें छोड़ के नहीं जाती, यहाँ तक कि अंतिम सांस तक शायद हमें ऐसा लगता है कि शायद 2 पल हम और जी लें। और विदाउट वर्ड्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, मतलब जिसका शेप और मतलब उसका आकार, साइज, ये सब कुछ नहीं होता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप दिखा सके पकड़ के, इसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये मन की बात है, इसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। मतलब इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। पक्षी का गीत तो सुनाई देता है आपको, लेकिन होप जो है वो सिर्फ फील होने वाली चीज़ है, सुनने वाली चीज़ नहीं है, ना सुनाने वाली चीज़ है। इट डज नॉट नीड टू बी एक्सप्लेन्ड, वी जस्ट फील इट डीप इनसाइड, वी कैरी इट ऑलवेज इनसाइड अस। यानी अगर हम इसे थोड़ा सा समझना चाहें, यहाँ होप का कंपैरिजन बर्ड से किया गया है, जो कि हमने बताया कि मेटाफर है। और बर्ड जो होती, जो फेदर्स होते हैं वो लाइट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, जेंटल होते हैं, पंख किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन साथ ही साथ वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि दे कैन लिफ्ट अस, है ना, वो पक्षी को ऊपर तक लेके जाते हैं, लिफ्टिंग कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है। राइज हाई एंड हाई अप इन द स्काई, हमेशा उड़ने के लिए पक्षी जो है इन पंखों के जरिए तैयार रहता है। बिना पंखों के पक्षी का कोई कोई मतलब नहीं। उसकी पहचान, मतलब आइडेंटिटी ऑफ ए बर्ड इज़ द फेदर्स, जो हमेशा अपने साथ लेके चलती है। उसी प्रकार से आशा हमेशा हमारे साथ रहती है और हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। पर्चिंग, इसका मतलब होता है सिटिंग, मतलब मतलब हमारे अंदर है सिटिंग। तो सिटिंग मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट है हमारे अंदर, हमारे अंदर वो कॉन्स्टेंटली रहती है, आशा हमारे मन में रहती है। और जो वर्ल्ड है सोल, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे इनर वर्ल्ड के लिए रिप्रेजेंट करता है ये वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड क्या होता है, फीलिंग्स, इमोशंस, यानी मन, आत्मा, विचार, है ना, हिंदी में हम कर सकते हैं भाव। और अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो क्या मतलब होगा, मतलब पर्चिंग सोल, प्रेजेंट डीप इनसाइड आवर हार्ट, दैट इज, इट इज़ अ कोर पार्ट ऑफ ए पर्सन, है ना। ये किसी भी व्यक्ति का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हमारी होप। सिंगिंग का क्या मतलब निकाल सकते हैं हम यहाँ पे,
मतलब हम उसे फील करते रहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो होप होती है इट इज़ ऑलवेज वाइब्रेंट इन फीलिंग एंड इमोशंस, थॉट्स, और विदाउट वर्ड, मतलब पूरा ऑपरेशन कर दे रहा हूँ मैं इस पोएम को, क्योंकि ये पोएम ठीक से समझना ज़रूरी है। तो तो भाई होप जो है, होप इज़ एन abstract थिंग, मीन्स कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन इन वर्ड्स, इट इज़ अ मैटर ऑफ फीलिंग दैट वी ऑलवेज कैरी विद इन अस। एक प्रकार से कह सकते हैं कि अगर उसे शब्दों में हम नहीं बयां कर सकते, लेकिन वो हमारे अंदर रहती है, बिना शब्दों के गीत गाती रहती है, तो इट इज़ अ साइलेंट स्ट्रेंथ। क्योंकि होप तो हमारी ताकत होती है, हमें हिम्मत देती है, दिखाई तो नहीं देती पर मन को हमेशा मजबूती देती रहती है, चाहे वो किसी चीज़ के होने की बात हो, चाहे ना होने की बात हो। चलिए अब हम अगले स्टेंजा में पहुँचते हैं। तो अब आप ठीक से समझ गए होंगे कि आशा यानी उम्मीद हर इंसान के अंदर मौजूद होती है, एक पक्षी की तरह जो हमेशा गाता रहता है। आशा कभी हार नहीं मानती, चाहे कुछ भी हो जाए, आशा हमें कभी नहीं छोड़ती। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कवित्री हैं, जो पोइटेस डिकिंसन, आशा की तुलना पंछी से कर रही हैं, क्योंकि पंछी यानी बर्ड छोटा, हल्का और उड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ऊंचाइयों तक उड़ता है वो उन्हीं पंखों के सहारे। और यहाँ पे पंखों की तुलना की गई है आशा से। आशा भी ऐसी ही है, यह हमारे अंदर यानी हमारे अंतर्मन में, हमारे भीतर, हमारी भावनाओं में, हमारी फीलिंग्स में रहती है, चाहे हम इसे महसूस करें या ना करें। और ये जो गीत है ये विदाउट ट्यून है, मतलब आशा को समझने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे अंदर महसूस करते हैं अपने अंदर। आशा कभी हार नहीं मानती, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हालात में आशा हमारे साथ रहती है, यानी उम्मीद हमारे साथ रहती है, हमें छोड़ती नहीं है। In English, we can say that Dickinson is comparing hope to a bird because birds are small, light, and always ready to fly. Hope is like that. It lives inside us even when we don't notice it. The tune without words means that hope doesn't need to be explained. We just feel it deep inside. Even when we cannot describe it with words, hope is always there, making us feel better. It is a matter of feelings and emotions. Like a bird that keeps singing, hope never leaves us, no matter what happens in life. अब हमें आगे की लाइनों में चलना है, और इसके जो भी पोएटिक डिवाइस वगैरह हैं, जैसे कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन वगैरह का यूज हुआ है, यहीं पे आपको इलेक्ट्रिशियन वगैरह भी मिल जाएंगे, वो सब हम इसके लिए अलग से वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। आगे पोइट कहती हैं कि एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज़ हर्ड। तो गेल का मतलब हो गया आंधी, तेज़ आंधी। स्वीटेस्ट का मतलब होता है सबसे प्यारा भरा एहसास देने वाला, है ना, अ प्लीजेंट फीलिंग के लिए यहाँ पे आया है। द ब्राइटेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट कंफर्टिंग, अभी हम देखेंगे, अलग से बताएंगे इसको हम। एंड स्वीटेस्ट इन द गेल इज़ हर्ड। हर्ड का मतलब होता है सुनना, यहाँ पे पक्षी के गीत के लिए आ रहा है। और आप जान रहे हैं कि जो मैंने आपको इस वाले स्टेंजा में बताया था कि जो सिंगिंग है, सिंगिंग द ट्यून, इसका मतलब ये है कि जैसे पक्षी हमेशा गाता रहता है, वैसी आशा हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहती है। तो ऐसे आप समझिए इसको, कैन स्वीटेस्ट इन द गेल इज़ हर्ड। हर्ड का मतलब प्रेजेंट, हमारे अंदर वो हमेशा रहती है, महसूस होती है, मतलब यहाँ पे महसूस होने से मतलब है इसका, इसको आप समझ लीजिए इसे। तो जब भयंकर आंधियाँ आती हैं तब इसका गीत और मधुर हो जाता है। तो यहाँ ये तो मतलब है नहीं, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जब मुसीबतों के समय ज़बरदस्त आते हैं, परेशानियाँ होती हैं, ज़िंदगी उथल-पुथल हो रही होती है, आंधी क्या होती है? आंधी हर चीज़ को हिला के रख देती है। उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी हिल जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। उस समय होप सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत हमें महसूस होती है, और तब सबसे ज़्यादा वो हमारे लिए कम्फर्टिंग हो जाती है। हमें सबसे ज़्यादा आराम, हमें सबसे ज़्यादा सुकून, हमें सबसे ज़्यादा राहत देने वाली अगर कोई चीज़ इन परेशानियों में, मुसीबतों में होती है, तो वो होती है होप। दैट इज़ इट इज़ स्वीटेस्ट, द मोस्ट कंफर्टिंग ड्यूरिंग द ट्रबल्स इन आवर लाइफ। एंड सोर मस्ट बी द स्टॉर्म। तो वही गेल के लिए यहाँ पे स्टॉर्म आ गया। सोर का मतलब होता है कि आप कह सकते हो वेरी पेनफुल, बहुत दर्द, तकलीफ, दुखदाई आप कर सकते हो, बहुत 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 मन को, तन को, आत्मा को बहुत दुखी कर देने वाला। यानी आप कह सकते हो कि द स्ट्रॉन्गेस्ट मस्ट बी द स्टॉर्म। तो वो कवि कह रही हैं कि यहाँ पे तूफान को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला, दुखदाई, पेनफुल होना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला स्टॉर्म होना चाहिए ना। स्टॉर्म जो है स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे आप, अभी हम बताएंगे आपको, दैट कुड अबैस द लिटिल वर्ल्ड। अब यहाँ पे अबैस का मतलब होता है कि शर्मिंदा करने वाला, मतलब मेकिंग यू फील एम्बेरेस्ड, शाय, यानी कुछ आपने जैसे गलती कर दी हो। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो ये चीज़ आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे दैट का मतलब होता है जो, कुड का मतलब होता है कर सके, लिटिल बर्ड मतलब होता है पक्षी। यहाँ पे ये आया है होप के लिए, ठीक है ना, इसे हम रेड पेन से कर दें, ये आया होप के लिए।
तो तूफ़ानों को बड़ा भयंकर होना पड़ेगा, यहाँ पे शोर का मतलब है तूफ़ानों को बड़ा भयंकर होना पड़ेगा, इतना भयंकर होना पड़ेगा जो मतलब तूफ़ान लिटिल बर्ड को भी अबैश कर दे, मतलब उसको भी शर्मिंदा कर दे। यहाँ पे अबैश का मतलब ये आप लिख सकते हो वीकन, क्योंकि हम जब शर्मिंदा होंगे, शाई फील करेंगे, तो हम सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से स्टॉर्म को यानी तूफ़ानों को यानी ज़िंदगी की परेशानियों को इतना ज़्यादा भयंकर होना पड़ेगा, इतना ज़्यादा होना पड़ेगा कि ये पक्षी भी गीत गाना बंद कर दे। और जब वो हमेशा गीत गाने का वादा करता है कि भाई मैं मतलब बर्ड विल ऑलवेज सिंग, व्हाट एवर बी द सिचुएशंस, द कंडीशंस, लेकिन तूफान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो शायद पक्षी भी उस हालात में ना गा पाए, उसका शिकार हो जाए उस तूफान का। तो उस समय वो निश्चित ही शर्मिंदा महसूस करेगा, कमज़ोर महसूस करेगा कि मेरा वादा टूट रहा है, मैं गा नहीं पा रहा हूँ, मेरा खुद का अस्तित्व, एंटिटी, एग्जिस्टेंस खतरे में है। तो उम्मीद को तोड़ने के लिए, यानी जब मन में ऐसा लगे कि जैसे अभी तक हम पढ़ते चले रहे थे कि हर हाल में हमें आशा का सहारा होता है, जैसे स्वीटेस्ट हमने पढ़ा था कि सब ज़्यादा मधुर होती है, सब ज़्यादा हमें कंफर्टिंग होती है, यानी कुछ नहीं तो हमें कम से कम ये रहता है कि भाई मुसीबत कितनी भी हो, ईश्वर का ही सहारा रहता है कि ईश्वर पार करेंगे, है ना। हर मतलब अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर रात की सुबह होती है, किस तरह से हम जो है अपने आप को मनाते हैं, सो मेनी थिंग्स। लेकिन उसको भी कि अब तो कोई सहारा नहीं, अब तो कोई उम्मीद नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये स्थिति तभी आएगी, यानी बर्ड का सॉन्ग तभी खत्म होगा, होप तभी खत्म होगी जब तूफान बहुत ज़बरदस्त होगा, बर्ड उसको फेस नहीं कर पाएगी, यानी ज़िंदगी के तूफान मतलब ज़िंदगी की परेशानियाँ इतनी ज़्यादा होंगी कि शायद आशा की उम्मीद भी टूट जाए, आशा भी खत्म हो जाए, अब कुछ नहीं हो सकता, ये फीलिंग आ जाए। ये है यहाँ पे दैट केप्ट सो मैनी वार्म। दैट का मतलब होता है कि यहाँ पे ये दैट आया यहाँ पे तूफानों के लिए, ये जो दैट आया यहाँ पे आया होप के लिए। किसके लिए आया यहाँ पे? होप के लिए, कि उस आशा, उस उम्मीद को भी, यानी उम्मीद रूपी पक्षी को भी तूफान हिला के रख दे, लड़खड़ा जाए पक्षी भी, उम्मीद भी लड़खड़ा जाए, आशा भी लड़खड़ा जाए। वो आशा, वो उम्मीद जिसने न जाने कितने ही लोगों को वार्म किया है। देखिए जब हम परेशानी में होते हैं, हमें जब बहुत ठंडक लगती है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हमें वार्मथ मिलती है, तो हमें अच्छा लगता है। मतलब वार्म का मतलब यहाँ पे है कि कंफर्ट, आराम, सुकून, राहत, चैन, है ना, आप कह सकते हो। ये आशा जिसने कितने ही लोगों को चैन दिया तूफानों में, यानी गेल के समय में भी ये सबसे ज़्यादा हमारा सहारा बन के आती है। उस उम्मीद को तोड़ना आसान नहीं है। उस उम्मीद को तोड़ने के लिए स्टॉर्म को, यानी परेशानियों को बहुत ही भयंकर रूप में आना पड़ेगा, तब जाके कहीं उम्मीद टूट सकती है। लेकिन हम यहाँ पे इसका मतलब ये निकाल सकते हैं कि भयंकर तूफानों में भी उम्मीद बने रहने की कोशिश करती है। उसे अबैस नहीं किया जा सकता, बट अबैस हो सकती है। कब? जब परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हों, ट्रबल्स, डिस्टर्बेंसेज इन लाइफ वो बहुत ज़्यादा हों। आइए अब इसको हम अलग से समझते हैं थोड़ा सा। ये हमने पहले स्टेंजा में समझा था, अब दूसरे स्टेंजा का यहाँ पे हम जो है लिख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है स्वीटेस्ट। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि मोस्ट ब्राइटेस्ट, मोस्ट प्रॉमिसिंग, कंफर्टिंग। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि पोइट्री में की वर्ड्स की कमी ना रहे आपके माइंड में, और आगे भी आपको हेल्प करें। और कब ये सारी चीज़ें होती हैं? व्हेन वी नीड द होप मोस्ट, व्हेन वी नीड इट द मोस्ट। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा सुकून, राहत, चैन और सहारा, सहारा ये तब बन के आती है जब किसी और चीज़ का सहारा नहीं होता, यानी जब उम्मीद ही एक सहारा होती है, सबका साथ छूट जाता है, तब ये रहती है होप हमारे साथ, इसलिए इसे स्वीटेस्ट कहा गया है। और अगर हम बर्ड के रूप में लें तो चाहे तूफान कितने भी आ जाएं, लेकिन बर्ड अपना गीत नहीं गाना छोड़ती नहीं है। यहाँ पे हम और वर्ड ले लेते हैं। गेल वर्ड जो है, वैसे तो मैंने बताया इसका मतलब आंधी होता है, स्टॉर्म या विंड आप कह सकते हो, स्टॉर्मी विंड ये। तो यहाँ पे आंधी का मतलब है चैलेंजेस, मतलब प्रॉब्लम्स आप कह सकते हो। यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स के लिए आया है, जिंदगी की परेशानियों के लिए। हार्डशिप्स ये की वर्ड्स हैं, आपकी वोकैबुलरी को हेल्प करने के लिए मैं दे रहा हूँ। डिफ़िकल्ट एंड रफ टाइम्स है ना, डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो अगर हम स्वीटेस्ट ड्यूरिंग गेल, इन द गेल, इसको अगर हम इकट्ठा लें तो मतलब निकलेगा होप इज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग टफ टाइम्स एंड क्राइसिस व्हेन वी नीड इट द मोस्ट। यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो ज़िंदगी के तूफ़ान है, कहने का मतलब कि जब हम सब ज़्यादा मुसीबतों में फंसे होते हैं, तो आशा की किरण ही हमारा एक सहारा होती है। उसी के सहारे हमारी नैया पार होती है।
सोर वर्ड आया है तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? यहाँ पे इसका मतलब है कि वेरी पेनफुल, है ना, जैसे मैंने मीनिंग आपको बताया था। लेकिन साथ ही मैंने ये भी बताया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट यानी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना, और स्ट्रॉन्गेस्ट इतना स्ट्रॉन्गेस्ट होना कि दूसरे को वीक कर देना, ठीक है, फेल कर देना एक प्रकार से। तो ये चीज़ यहाँ पे है डिस्कम्फर्टिंग, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली, ठीक है, हमारे जीवन को तहस नहस कर देने वाली। तगड़ा तूफान यानी बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशंस, बड़ी दुखदाई सिचुएशंस। सो सो इट स्टैंड्स फॉर वेरी ट्रबलसम पीरियड्स। तभी जाके आशा की उम्मीद टूटने का हम कर सकते हैं। अबैश वर्ड आया है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसका तो हमने बताया था कि शर्मिंदा करना या लज्जित कर देना, है ना। तो इसका जो भावार्थ निकलेगा, मतलब डीपर मीनिंग निकलेगा, डिफीट एंड वीकन, है ना। तभी तो हम सिचुएशन को फेस नहीं कर सकते, भाग खड़े होते हैं, मुंह छुपा लेते हैं, सिर झुका लेते हैं, आशा झुक जाती है, बर्ड भी गाना छोड़ देता है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि होप इज ऑलमोस्ट सेकन इंग्लिश में, यानी इतनी बड़ी मुसीबतों का पहाड़ कि उम्मीद का भी सहारा टूटता नजर आए। यानी ऐसा लगे कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, कोई उम्मीद नहीं, मतलब कोई चांस नहीं, नो चांस टू सरवाइव, कीप सेफ और कम आउट विनिंग एटसेट्रा। और एक वर्ड और आया है, वो है वार्म, ठीक है। ये तो इसको तो आप कह सकते हो कि भाई राहत, है ना, चैन हिंदी में, है ना, सहारा, आराम, प्यार भरा एहसास, मतलब हिम्मत देने वाली, करेज प्रदान करने वाली, है ना, ये है। ये चीज़ें हमें होप देती है, उस होप को भी हिला के रख देते हैं तूफान, यानी ज़िंदगी की मुसीबतें। इंग्लिश के कीवर्ड्स आपको चाहिए होंगे, मतलब कंफर्टिंग, सपोर्टिंग, प्रोवाइड करेज एंड स्ट्रेंथ, टू कीप गोइंग, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो उम्मीद के सहारे, कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे, सफलता मिलेगी, मनचाही चीज़ें पूरी होंगी। और वो कब? इवन इन टफ टाइम्स, मतलब मुश्किलों के समय में भी जिस उम्मीद ने सहारा दिया हो वो भी टूटती है जब जिंदगी के तूफान भयंकर होते हैं। टाइम्स, पीरियड्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना। यानी एक प्रकार से होप जो होती है, इट इज़ सपोर्टिंग, मतलब इट हैज़ गिवन वार्मथ, यानी सपोर्टेड। तो सपोर्टेड मैनी व्हेन वन इज, मतलब व्हेन वी आर स्केयर्ड और अलोन, कोई नहीं तो उम्मीद का सहारा रहता है ना। ये उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, आशा की किरण है, तो समझो जीवन में आगे उम्मीद एक बची हुई है। चलिए अब लौटते हैं स्टेंजा पर। तो अब आप समझ गए होंगे इसे। आशा का सबसे ज़्यादा महत्व मुश्किल समय में होता है, जब जीवन में बड़ी समस्याएं आती हैं तब भी आशा मजबूत रहती है। जब तेज आंधी तूफान आता है तब भी आशा की धुन सबसे मधुर लगती है, मतलब आशा मुसीबतों के समय सबसे अधिक ताकतवर होती है। जब सब कुछ मुश्किल हो तब आशा ही हमें सबसे अधिक साहस और सुकून देती है, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरत के समय आशा और उम्मीद हमें सबसे ज़्यादा सहारा देती है, छोड़ती नहीं हमें, है ना। मतलब सबसे कठिन मुश्किलें भी आशा को आसानी से नहीं हरा सकती। तूफान को बहुत जोरदार होना पड़ेगा अगर उसे इस छोटे पक्षी को डराना है, यानी बहुत बड़ी परेशानियां ही हमारी आशा को कमज़ोर कर सकती हैं, पर आशा तब भी हमारा सहारा बने रहने की कोशिश करती है। कठिन समय में आशा उम्मीद ने न जाने कितने ही लोगों का हौसला, सहारा और सांत्वना दी है, जो हमने कहा ना कि क्या केप्ट सो मैनी वार्म। कहने का मतलब है कि आशा और उम्मीद हमें कठिन से कठिनतम वक्त में हमारा सहारा बन हमें मदद और राहत पहुंचाती आई है और पहुंचाती रहेगी। The stranger shows how hope shines brightest during tough times. Even when life feels like a big storm, hope stays strong. The little bird represents hope, which gives warmth and comfort, which has given मतलब warmth and comfort to people who felt lost or scared, and it continues to do so. The storm symbolizes challenges, but hope rarely gives up. होप को भी शेक करने के लिए टेक्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू मेक अस अ लूज होप, है ना। उम्मीद हम नहीं छोड़ते जल्दी। और इसका अगला वीडियो आप देखिए पोएटिक डिवाइस के लिए, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे पोइट कहती हैं कि आई हैव हर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड। हर्ट का मतलब होता है वही बर्ड का सॉन्ग, और बर्ड के सॉन्ग को सुनने का मतलब आशा को महसूस करना, फील करना कि हमारे मन में उम्मीद है। इसी को कहेंगे यहाँ पे सुनना। सुनना मतलब टू फील द होप इनसाइड अस। चिलेस्ट का मतलब होता है बहुत ठंडा, मतलब ठंडे से ठंडा, ज़बरदस्त। और आप जानते हैं कि ठंड में जीवन खत्म होने लगता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। और फिर चिलेस्ट लिखा है, लैंड मतलब ज़मीन, यानी ठंडी से ठंडी ज़मीन, यानी चाहे कितना ही टेम्परेचर बिलो चला जाए पक्षी फिर भी गाता रहता है। मैंने उसके गीत को सुना है,
चिलेस्ट लैंड का मतलब यहाँ पे हार्ड टाइम आप लगा सकते हो। हार्डेस्ट टाइम्स में भी मैंने होप को अपने अंदर महसूस किया है। एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, अब देखिए स्ट्रेंजेस्ट मतलब सी का मतलब हो गया समुद्र जिसका आर पार अथाह। स्ट्रेंजेस्ट का मतलब होता है कि अनजानी, अननोन, यानी हम कभी अननोन सिचुएशंस में भी पहुंच जाते हैं जिसका हमें बिल्कुल भी मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। उस समय भी मैंने इसके गीत को सुना है, उस समय भी मैंने होप को अपने अंदर पाया है। अननोन एंड अनफेमिलियर ट्रेवलिंग पीरियड्स है ना, येट तो भी, नेवर कभी नहीं, इन एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी मतलब होता है कि एक प्रकार से कह सकते हो कि लिमिट या हद, यानी अब तो यार हद हो गई, इससे ज़्यादा और क्या होगा, मतलब द वर्स्ट पीरियड ऑफ आवर टाइम, अ चिलेस्ट लैंड, द कोल्डेस्ट एंड मोस्ट अनकंफर्टेबल प्लेस, यानी मोस्ट ट्रबलिंग पीरियड्स, स्ट्रेंजेस्ट सी, द मोस्ट अनफेमिलियर और अननोन प्लेस ऑफ सिचुएशन, यानी सबसे अजीब या अनजानी जगह, यानी जीवन की ऐसी कठिनाई है जिनका बिल्कुल भी हमें उम्मीद ना हो, फर्स्ट टाइम हम फेस कर रहे हो। क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन बन जाए? तो भी मैंने इसके गीत को सुना है, तो भी मैंने होप को पाया है। इसलिए यहाँ पे येट का मतलब होता है स्टिल, तो भी, तो भी, ऐसी भयंकर सिचुएशंस में भी जिनके पार पाना मुश्किल हो तो भी मैंने होप को सुना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तो भी, नेवर कभी नहीं, ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी। इट का मतलब यहाँ पे है होप। आस्ट का मतलब होता है मांगना। क्रम यानी रिक्वेस्ट करना। क्रम का मतलब हो गया रोटी का टुकड़ा, अ पीस ऑफ ब्रेड। ऑफ मी मतलब मुझसे। तो यहाँ पे पोएट यहाँ पे आ जाती हैं फर्स्ट पर्सन में, खुद अपने को बताती हैं कि पोएट यानी एमिली डिकिंसन, जिनके बारे में मैंने बताया था कि काफ़ी रिक्लूसिव लाइफ उन्होंने लीड की थी, है ना, हेल्थ इश्यूज उनको रहते थे, शायद उन्हें मौत का आभास हो चुका था। तो और ऐसी स्थिति में सिर्फ उम्मीद के सहारे ही आदमी जीता है ना, बेड पे पड़ा होता है, कोमा भी कोई चला जाता है तो परिवार वाले ये कहते हैं कि शायद एक दिन वो लौट के आएगा, लौट के आएगी, है ना। उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है जो यहाँ पे बड़े अच्छे ढंग से पोइटेस ने यहाँ पे बताया, हमें समझाया है। तो कहते हैं कि जो है इतना कुछ उम्मीद करती है, सारी चीज़ों को उन्होंने, सारी सिचुएशंस को लाकर एक वर्ल्ड में यहाँ पे समेट दिया है, वो है एक्सट्रीमिटी, यानी मोस्ट एडवर्स सिचुएशंस, है ना। कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ आ जाएँ, कितनी भी रुकावटें आ जाएँ, ऑब्स्टेकल्स लाइफ में आ जाएँ, होप हमेशा मदद करती है, लेकिन कभी भी उसने माँगा नहीं एक रोटी का टुकड़ा भी मुझसे। तो यहाँ पे बर्ड के लिए आया है कि बर्ड ने हमेशा गीत गाया है, चाहे सिचुएशन चाहे जैसी हो, और बदले में अपना गीत हमें सुनाया है, हमें सुकून दिया है ना? लेकिन बदले में उसने कभी भी एक रोटी का टुकड़ा भी उस बर्ड ने नहीं माँगा कि मुझे कम से कम कुछ दे दो, क्योंकि कहते हैं दुनिया जो है वो लेन-देन से चलती है, इस हाथ से दो, उस हाथ से लो। लेकिन ये बर्ड तो कभी हमसे कुछ नहीं माँगते। सच देखा जाए तो जब एनवायरनमेंट में पक्षी गाते होते रहते हैं, तो क्या आपके पास आते हैं कि लाओ अब हमें रोटी का टुकड़ा दे दो, है ना? हमने आपके लिए गीत सुना है, ऐसा कभी नहीं होता। यानी उम्मीद हमसे बदले में कुछ भी नहीं माँगती और इतना कुछ देती है। सहारा सबसे बड़ा देती है और वो हमसे माँगती कुछ नहीं है। सेल्फलेस है होप। और आपने वो कोट तो सुनी होगी ना, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी सबसे मुश्किल समय में भी लोगों की परख होती है और सबसे मुश्किल समय में आशा ही हमें आगे लेके चलती है। नाव की पतवार आशा बन जाती है, उम्मीद बन जाती है। चलिए अब थर्ड को भी समझ लेते हैं हम। यहाँ पे चिलेस्ट लैंड का यूज हुआ है। ये वास्तव में यहाँ पे आया सैड एंड हार्ड सिचुएशंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ने लग जाते हैं, हमें जीवन जीना मुश्किल होता है, हमारी भावनाएं शून्य होने लगती हैं, हम सफ़र कर रहे होते हैं बट ना आँख से आंसू आते हैं, ना हम कुछ बोल पाते हैं, बस बियर करते रहते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि डिफ़िकल्ट टू बियर, लिव और सर्वाइव, ऐसी सिचुएशंस। दूसरा यहाँ पे स्ट्रेंजेस्ट सी यूज हुआ है। ये यहाँ पे मतलब है अननोन, अनफेमिलियर जिसे हम कहते हैं। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजिंग, ये आप कह सकते हो, है ना, कन्फ्यूजन वाली स्थिति, पजल्ड सिचुएशंस और अनसर्टेनिटी कि अब क्या होगा हमें नहीं पता, ठीक है, मतलब हमें सोल्यूशन से नहीं पता, यानी अनजानी या उलझन भरी जिंदगी के पल, यानी जो कभी ना सोचा हो ऐसे हालात में फंस जाना। तो ये यहाँ पे इसको समझिए। यानी ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? ये डिफ़िकल्ट एंड लोनली मोमेंट्स। ध्यान रहे, इसमें उम्मीद हमारा सहारा बनी रहती है, यानी ये चिलेस्ट लैंड आप कह सकते हो, चिलेस्ट लैंड। दूसरा, होप इज़ कांस्टेंट देयर, मतलब हमेशा बनी हुई है। होप इज़ कांस्टेंट देयर, कॉन्स्टेंटली आप देयर कह सकते हो, या कांस्टेंट देयर विद इन अस, हमारे अंदर रहती है, ठीक है। ये सोल, यानी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है यहाँ पे। इवन इन, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म यूज किए गए, इवन इन डार्केस्ट, कुछ ना सुझाई दे, एंड अनफेमिलियर सिचुएशंस,
एंड पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, दैट इज द स्ट्रेंजेस्ट सी। तो ये जो दो टर्म है आपको समझ में आ गए होंगे, चिलेस्ट लैंड, स्ट्रेंजेस्ट सी, जो यहाँ पे मैंने एन को एक्सप्लेन किया। इसके बाद वर्ड है एक्सट्रोमिटी। एक्सट्रोमिटी यानी कि हद, यानी वर्स्ट पॉसिबल टाइम, जो मैंने आपको बताया था। और वो टाइम कब होता है? व्हेन एवरीथिंग फील्स एंड सीम्स होपलेस। होपलेस, सबसे बुरा वक्त आप कह सकते हो ना, वही एक्सट्रीमिटी होगी ना। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है ना, सबसे बुरा वक्त। हालात यानी हद, यानी चीज़ें बस के बाहर हैं, है ना, ये बर्दाश्त के बाहर हैं, ये है आपके एक्सट्रीमिटी, सबसे मुश्किल हालात। और एक और यहाँ पे समझना है, क्रम्ब, इसको तो ज़रूर समझना है। क्रम्ब वैसे होता है स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, है ना, स्मॉल पीस ऑफ एनी आइटम, ईटिंग आइटम। यहाँ पे स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड मैं लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो इसका डीपर मीनिंग होगा वो है कि स्मॉल फेवर या रिटर्न, स्मॉल फेवर, या आप कह सकते हो और रिटर्न, यानी बदले में कुछ यार हमारा काम कर दो या कुछ हमारे काम आ जाओ, वो चीज़। तो पक्षी जैसे हमें गीत सुनाता है, बदले में कुछ नहीं मांगता, उसी प्रकार से आशा हमेशा मेरे साथ रहती है पर बदले में कुछ भी नहीं मांगती। तो यहाँ पर होप इज़ सेल्फलेस, इतनी अच्छी दोस्त है हमारी। नॉट, नॉट क्या बल्कि हम कहेंगे नेवर डिमांडिंग, बदले में कुछ नहीं मांगती, बस हिम्मत देती है, सहारा देती है ना, हमेशा अब ठीक होगा सब, अब ठीक होगा, सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो बदले में वो कुछ भी नहीं मांगती, नेवर डिमांडिंग इन रिटर्न। ठीक है, ये इट सिंपली क्या करती है, इसका काम क्या है? इट सिंपली सपोर्ट करती है, सपोर्ट्स अस ऑल द टाइम, हमेशा सपोर्ट करती रहती है। ठीक है, ये चलिए अब हम स्टैंजा पे लौटते हैं। लिटरली इसमें कवित्री यानी कि जो पोइटेस हैं, यानी कि जो इमली डिकिंसन जी हैं, वो कहती हैं कि आशा की धुन सबसे ठंडी जगहों और अजीब समुद्रों में भी मैंने सुनी है। यहाँ तक कि जब स्थिति बहुत कठिन थी तब भी आशा ने कभी कुछ नहीं मांगा, यहाँ तक कि एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि होप इज़ सेल्फलेस, इट हेल्प्स अस इन द हार्डेस्ट टाइम्स बट नेवर आस्क्स। हार्डेस्ट टाइम मतलब वही एक्सट्रीमिटी, है ना, फॉर एनी रिवॉर्ड और रिटर्न। इट इज़ ऑलवेज दे आर गिविंग अस स्ट्रेंथ फॉर फ्री, फ्री में है ये, लेकिन तब भी हम इसका सहारा छोड़ते हैं। मतलब हमें आशा कितना भी संभालने की कोशिश करती है, हम उम्मीद छोड़ने लगते हैं। दैट इज़ वाई समटाइम्स पीपल कमिट सुसाइड, है ना, डिप्रेशन में चले जाना, सारी चीज़ें चले जाना। तो ये सब इसी वजह से होता है, जब हम उम्मीद का साथ, उम्मीद हमारे साथ है लेकिन हम उसको छोड़ना खुद छोड़ देते हैं, उम्मीद हमें नहीं छोड़ती। तो ये स्टैंजा जो है ना, आशा कितनी निस्वार्थ होती है ना, यह हमारी मदद करती है जब हम सबसे बुरे समय में होते हैं या सबसे अनजानी परिस्थितियों में फंसे होते हैं ना। लेकिन आशा कभी कुछ अपने लिए हमसे मांगती नहीं है। ठीक गाने वाले पंछी की तरह जो मुफ्त में गाना सुनाता है, यह हमेशा हमें मुफ्त में बिना किसी बदले की उम्मीद के हिम्मत, हौसला और सहारा देती है। It helps us through the hardest times, no matter where we are, what we are facing, but it never demands anything in return. Hope is always there, giving us strength without expecting gratitude or payment. फ्री में है भैया, इसका लाभ उठाओ और जीवन में आगे बढ़ो। छोटे में कहें तो सेंट्रल आइडिया के रूप में हम कहें तो पोएम टेल्स अस दैट होप इज लाइक अ लिटिल बर्ड दैट लिव्स इन आवर हार्ट, इट सिंग्स स्वीटली एंड गिव्स अस स्ट्रेंथ स्पेशली व्हेन वी आर सैड और फेसिंग हार्ड टाइम्स, है ना। द बर्ड ऑफ होप नेवर आस्क्स फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, इट ऑलवेज स्टेज विद अस एंड हेल्प्स अस फील बेटर नो मैटर हाउ बिग द प्रॉब्लम इज। यानी आशा हमारे दिल में बैठी एक प्यारी सी चिड़िया की तरह होती है जो मुश्किल समय में हमें हिम्मत देती है, बदले में कुछ नहीं मांगती है। बड़े से बड़े तूफ़ान भी इसे हिला नहीं सकते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलों के जो झंझावात हमारे जीवन में आते हैं तब भी उम्मीद हमसे टूटती नहीं है, रहती है हमारे कोर में। सोल कहा गया है यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन भी जोड़ा गया है कि प्रकृति की, ईश्वर की कहीं ना कहीं अद्भुत देन है जो हमारे अंदर, हमारी सोल में, हमारे गुड थॉट्स में हमेशा रहती है। तो इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं। इसकी डिमांड थी समझाने की, मैंने समझा दिया इसको। एंडिंग द ट्यूटोरियल, लर्न वेल, लिव वेल, लीड वेल, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।